So one of the most difficult part of covering PT 365 is covering PT 365 of science and tech because बहुत कठिन रहती हैं चीज़ें, समझ नहीं आती, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड। और हमें ये समझ नहीं आता कि बार बार रिवाइज कैसे कर पाएँ उसे, बिकॉज चीज़ें वोलेटाइल भी रहती हैं। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हैंड रिटन नोट्स में अपने खुद, जैसे मैंने खुद जब एग्जाम क्लियर किया था 3 बार लगातार प्रीलिम्स का एग्जाम, तब मैंने कैसे नोट्स बनाए थे उसी तरह के मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बायोटेक्नोलॉजी कवर किया था, उसके पिछले लेक्चर में हेल्थ डिटेल में कवर किया था, जिसके नोट्स आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा, अराउंड 25 मिनट्स का होगा, जिसमें कि अपन कवर करेंगे अल्टरनेट एनर्जी, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, बैटरीज वगैरह और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है वो देखेंगे। और 25 मिनट्स का सपोज ये वीडियो होगा। इसके बाद अगला वीडियो, प्रोबेबली लास्ट वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक सीरीज विल बी रिगार्डिंग स्पेस, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि कैसे, मतलब रटने, आप बहुत ज़्यादा इसमें रटने की चीज़ें रहती हैं, बट आप रटे ना, समझे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा स्पेस में कैसे करना है आपको, कि सैटेलाइट कहाँ आपको भेजनी है, इसका कैसे, ये किस चीज़ों से निर्धारण होता है इस बात का, किस चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ है जो सैटेलाइट की पोजीशन को डिटरमाइन करती हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की सैटेलाइट क्या होती हैं, लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे स्पेस के इनिशियल स्टार्ट वाले सेक्शन में ही 2-3 पेज में। और उसके बाद अपन जो कंटेंट दिया है वो पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो लेट अस बिगिन दिस लेक्चर। ये लेक्चर है अल्टरनेट एनर्जी टॉपिक का, जो कि साइंस एंड टेक की पीटी में दिया रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, जो कि एक मेजर चंक कवर कर लेगा इस सेक्शन का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी नाम से पता चल रहा है, एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दो तरीके से आप न्यूक्लियर एनर्जी मिल सकती है, बाय फिजन और बाय फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 और मोर लाइटर वन। फ्यूजन मतलब टूट जाना, एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई टूट जाता है 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में। जैसे कि यूरेनियम 235 है, इसमें आके न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड होगा। आई होप आपको पता हो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। ये न्यूट्रॉन मतलब ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है चारों ओर अपने जो अपना न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर, है ना, ऑर्बिट्स होते हैं इसके। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें पता हो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पता होना, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आप चीज़ें रट रहे हैं, आपको ये लगे कि आपको चीज़ें बनती हैं। सो अगेन आई विल से कि फिजन का मतलब है हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 और मोर लाइटर वन। जैसे कि यूरेनियम 235 विच इज अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई, इसमें न्यूट्रॉन आके बॉम्बार्ड होगा और भी ये स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में। से ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया, ये लाइटर एलिमेंट है, ये लाइटर एलिमेंट है, और उसके बाद जो न्यूट्रॉन आया था, न्यूट्रॉन बचा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन इट विल स्ट्राइक अदर हैवी न्यूक्लियाई, ये फिर से इसी तरह के दूसरे हैवी न्यूक्लियाई में स्ट्राइक करेगा और सेम प्रोसेस रिपीट होगी, और फिर से एक न्यूट्रॉन बच जाएगा और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, जिससे कि एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। अब ये यहाँ पास अपन स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि चेन रिएक्शन बनने से क्या होता है। अगर चेन रिएक्शन, अगर इसी प्रोसेस में आप मॉडरेटर यूज करेंगे या रॉड्स यूज करेंगे, इसमें क्या होते हैं, रॉड्स यूज करेंगे जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, मतलब न्यूट्रॉन फ्री नहीं रहता। इससे क्या होगा, मॉडरेटर और रॉड्स इट विल यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, जिससे कि ये जो रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन है, ये कंट्रोल रहता है, और ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। बट अगर आप मॉडरेटर या रॉड यूज नहीं करेंगे तो ये जो चेन रिएक्शन है अनकंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज ये न्यूट्रॉन हर स्टेप में बन रहा है, ये कंट्रोल में नहीं रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, बहुत तेज हो जाएगी, जिससे अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा। यूज होता है न्यूक्लियर वेपन्स में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आपको ये लग रहा होगा, इतना तो दिया रहता है पीटी में, बट यहाँ से आपको लग रहा होगा कि चलो इतना तो समझ आ गया, सर ने ये बता दिया, बट यहाँ पास एनर्जी कैसे बन रही है। अल्टीमेटली तो आपको एनर्जी बनानी है, न्यूक्लियर एनर्जी है ना टॉपिक, तो ये फ्यूजन प्रोसेस से आपको क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है, पावर बनानी है, जिससे कि आप उसे यूज कर पाए। तो यहाँ पास ये जो प्रोसेस हुई, इससे एनर्जी कैसे बन रही है, एनर्जी बन रही है बिकॉज द टोटल मास ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल प्रोडक्ट। ये जो टोटल मास है रिजल्टिंग प्रोडक्ट का, ये है रिजल्टिंग प्रोडक्ट, इट इज स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू द इनिशियल प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा मास इसमें लॉस हो गया। ये मास किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और ये आप लोगों ने सुना होगा, आइंस्टाइन ने दिया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज एनर्जी, M इज मास, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये जो मास जो है यहाँ पास था, वो यहाँ पास का जो मास, फाइनल मास है, वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द इनिशियल मास। मतलब जो थोड़ा सा मास है वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। और यही थोड़ा सा मास बहुत ज्यादा एनर्जी बना देता है, बिकॉज दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे। सो मिसिंग मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और यहीं से एनर्जी आती है, बोथ फिजन एज वेल एज द फ्यूजन रिएक्शन। आगे भी अपन यही देखेंगे। ये था बेसिक चंक इसका। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है, फ्यूल क्या यूज हुआ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या फ्यूल यूज हुआ है।
ऑलरेडी मैंने बताया है, जहाँ ये प्रोसेस बताई थी यूरेनियम 235, इसके अलावा प्लूटोनियम 239 भी एज ए फ्यूल यूज होता है। ये टेम्परेचर नॉर्मल यानी एन इज दिस इज द साइन ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर में प्रोसेस हो जाती है। दिस इज कमर्शियली वायबल मतलब यूज़ किया जा रहा है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बाय प्रोडक्ट इसके जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जैसे कि जिससे कि बहुत सारे होते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। टू इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव वेस्ट आर सीजियम 137, द स्ट्रोंशियम 90। ये इतना जरूरी नहीं है याद रखना, बट ये आप याद रखिए कि जो फिजन प्रोसेस है उसमें जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। अब आ जाता है फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन नाम से पता चल रहा है दो आपस में मिलेंगे तो फ्यूजन हो जाएगा, मतलब जॉइनिंग ऑफ द टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई। जैसे कि यहाँ ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है, ये दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, दे विल कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई एंड न्यूट्रॉन। दिस हैवी न्यूक्लियाई इज द हीलियम एंड दिस इज द न्यूट्रॉन। इसमें भी क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, इसका मास कंपेरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू द इनिशियल प्रोडक्ट। तो जो थोड़ा सा मास का लॉस होगा वो कहाँ चला गया, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में बाय द ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ एनर्जी बन जाती है। इसमें फ्यूल क्या यूज होता है, अपन ने जो प्रोसेस में देखा फ्यूल क्या यूज हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये दोनों क्या होते हैं, दीज टू आर द आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा बट आप भूल गए होंगे। आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप में ऐसी चीज होती है जिसमें कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। दीज टू आर द आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन, और यही दोनों मेनली फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आइसोटॉप क्या होते हैं, आई होप आपको समझ आया हो, न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे कि सी इज द कार्बन 14 एंड कार्बन 12 एंड द कार्बन 14, ये दो हैं जिसमें कि जो अपना न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब जितने भी हैं प्रोटॉन भी सेम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, बस न्यूट्रॉन अलग है। तो अल्टीमेटली मास नंबर भी अलग हो जाता है। मास नंबर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है मास नंबर। ठीक है, जो मास नंबर होता है इट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ मैंने लिखा भी है। सो अगर न्यूट्रॉन अलग है तो मास नंबर अलग हो जाएगा। ये मैंने आपके जानकारी के लिए बताया है कि आइसोटोप क्या होता है। आपने ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा जब आप 11th-12th में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, इवन 10th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है, तो फिर भी मैंने बता दिया। बट आपको मेनली याद क्या रखना है, मेनली याद रखना है कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। बोथ ऑफ देम आर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पास टेम्परेचर नॉर्मल था, यहाँ पास टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द वेरी हाई प्रेशर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन टू अकर। अब अपन ने देख लिया है। अब इसके अलावा ये अपन ने देखा था कि जो फिजन है वो कमर्शियली वायबल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जा रहा है, बट द फ्यूजन प्रोसेस इज इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। फॉर एग्जांपल ITER इन फ्रांस, ये अपन आगे देखेंगे। और इसका बाय प्रोडक्ट फ्यूजन में क्या बनता था, रेडियो एक्टिव वेस्ट बनते थे जो कि वातावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते थे। बट यहाँ पास बाय प्रोडक्ट बनेगा हीलियम गैस विच इज नॉट रेडियो एक्टिव, और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए इस पर इतना काम किया जा रहा है कि इसे बनाया जाए। अब अपन देख चुके थे आइसोटोप क्या होता है। इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं, आइसोबार एंड द आइसोटोन। ये भी आप देख लीजिए। आइसोबार क्या होते हैं, इसमें मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्गन, AR इज ऑर्गन 1840, 18 इज द 18 is the atomic number, 40 is the mass number. So 18 is the atomic number, 40 is the mass number. ये है कैल्शियम 20 40। यहाँ पास जो अपना 20 है वो एटॉमिक नंबर है, 40 इज द मास नंबर। सो मास नंबर दोनों का सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग है, तो इसे बोलते हैं आइसोबार। देन आइसोटोन क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे आइसोटोप में न्यूट्रॉन अलग होते थे ना, यहाँ आइसोटोप में न्यूट्रॉन थे अलग, यहाँ पास अपना एटॉमिक नंबर अलग था। यहाँ पास क्या होता है, यहाँ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट प्रोटॉन एंड मास नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 15। कार्बन 14 में दिस इज कार्बन 6 इज द एटॉमिक नंबर, 14 इज द मास नंबर। यहाँ पास नाइट्रोजन 15 में क्या होता है, यहाँ पास 7 इज द एटॉमिक नंबर, 15 इज द मास नंबर। तो यहाँ पास न्यूट्रॉन सेम है बट न्यूट्रॉन कितने हैं दोनों में, 8 हैं, बट जो प्रोटॉन है वो अलग अलग है। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ प्रोटॉन 6 है, सो 8 प्लस 6 इज 14। यहाँ पास जो अपने प्रोटॉन है वो 7 है, सो 7 प्लस 8 इज 15। तो न्यूट्रॉन सेम है विच इज़ 8 इन बोथ ऑफ दीज। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मैं यहाँ आपको एक्चुअल में मतलब बताना चाहता था कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट आप फिर भी आप याद रखिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आइसोटोप में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, आइसोबार में एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। और आइसोटोन में क्या होता है डिफरेंट, जो प्रोटॉन है एज वेल एज द मास नंबर, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पास प्रोटॉन तो डिफरेंट होते हैं, बस मास नंबर सेम होता है। तो ये आपको याद रखना है, एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पास दिया था और मैं नहीं चाहता कि आप इसका रट्टा लगाएं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन अगला टॉपिक आ जाता है टोकामेक रिएक्टर। टोकामेक रिएक्टर का क्या मतलब होता है, इन रिएक्टर में क्या होती है, एक टोरॉइडल फील्ड या होती है जिसके आसपास, जिसमें फ्यूजन होता है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है विच विल कन्फाइन द प्लाज्मा इन द शेप ऑफ द एक्सियली सिमेट्रिक टॉरस।
यानी कि यहाँ पास एक टॉरॉइडल फील्ड होती है जिसमें प्लाज्मा कन्फाइन रहता है और यहाँ पास फ्यूजन होता है। ये चारों ओर इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है जो कि इस प्लाज्मा को इसी टॉरस के अंदर कन्फाइन करके रखता है। ये बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, यानी कि एक टॉरॉइडल फील्ड होगी जो मैंने यहाँ लिखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। टॉरॉइडल फील्ड के अंदर ही फ्यूजन रिएक्शन होगा और यहाँ पास फ्यूजन रिएक्शन किसका होगा, प्लाज्मा कराएगा फ्यूजन रिएक्शन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लाज्मा को इसी टॉरॉइडल फील्ड के अंदर कन्फाइन करके रखती है। यही मैंने यहाँ पास लिखा है, टॉरॉइडल फील्ड वेयर फ्यूजन टेक प्लेस, मैग्नेटिक फील्ड विच विल कन्फाइन द प्लाज्मा इन द शेप ऑफ एक्सियली सिमेट्रिकल टॉरस एंड देयर विल बी द प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, फ्यूल इज हीटेड टू 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, एज वी हैव सीन फ्यूजन में बहुत हाई टेम्परेचर रखता है और ये फ्यूजन ही यहाँ पास आपको कराना है टोकामेक में। तो विच विल स्ट्रिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच विल फैसिलिटेट द फ्यूजन। एक्चुअल में होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, एक दूसरे आपस में मिलेंगे नहीं कभी। अब यहाँ पास अपन करते क्या है, इस टोकामेक में फ्यूल को हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस विच विल स्ट्रिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे कि फ्यूजन हो पाए। जैसे कि अपना ये एटम है, इसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं यहाँ पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा एटम है, यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बहुत हाई टेम्परेचर में इसको हीट किया जिससे कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चले गए, स्ट्रिप ऑफ हो गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, जिससे कि आपस में फ्यूजन हो पाया। ऑल्दो यहाँ पास प्रोटॉन प्रेजेंट है विच इज द पॉजिटिवली चार्ज, वो भी रिपेल करेगा बट फिर भी फ्यूजन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पास प्रेजेंट रहता तो ये मतलब बाहर आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट है और ये जो रिपल्सन फोर्स है एक दूसरे का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपको इन दोनों को मिलवाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगाना ही पड़ेगा दोनों से। तो इलेक्ट्रॉन दोनों को भगाने का यही होता है काम। अपन कैसे करते हैं, बाय हीटिंग द फ्यूल एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस विच विल स्ट्रिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अलाउ द फ्यूजन टू टेक प्लेस। और इसके एग्जांपल क्या है टोकामेक रिएक्टर के, मोस्ट फेमस एग्जांपल है ITER विच इज द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इट इज मतलब ITER द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इट इज अ टोकामेक। जो अपन ने देखा ये टोकामेक क्या होता है अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन मशीन बनाने की बात चल रही है, हाँ अभी ये बन रहा है, पूरा बना नहीं है। 7 कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट, मैक्सिमम शेयर फ्रांस का है बिकॉज फ्रांस में ही बन रहा है। इंडिया ने अपना क्या 2 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इंडिया ने एक बनाया है क्रायोस्टेट। क्रायो का मतलब क्या होता है, ठंडा। क्रायोस्टेट का क्या है, इट इज द चैम्बर दैट विल होस्ट द टोकामेक, यानी कि जो टोकामेक पूरी मशीन है एक चैम्बर के अंदर होगी जो कि ठंडक मेंटेन करके रखेगा, वही होता है क्रायोस्टेट। एंड देन द क्रायोलाइंस इट विल कैरी द लिक्विड हीलियम टू कूल द मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स हैं यहाँ पास अपन ने देखी थी, जो यहाँ मैग्नेट्स हैं जो कि क्या करती हैं, इनका काम क्या है, टू लिमिट द प्लाज्मा इन द टॉरॉइडल फील्ड, जिससे कि फ्यूजन यहाँ पास हो पाए टॉरॉइडल फील्ड में फील्ड में। तो ये जो मैग्नेट हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, इससे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्रायोलाइंस रहती हैं। दिस इज ऑल्सो बिल्ड बाय द इंडिया, क्रायोस्टेट एंड द क्रायोलाइंस। और इंडिया में टोकामेक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में कौन कौन से हैं, आदित्य U SST1। चाइना के फेमस टोकामेक कौन कौन से हैं, ईस्ट। यूके का कौन सा है, जेट। ये आपको याद रखने हैं, नाम डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नाउ इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो इतना मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले स्टेज 1 इज द PHWR विच इज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। स्टेज 2 इज FBR विच इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। स्टेज 3 इज द TBR विच इज द थोरियम ब्रीडिंग रिएक्टर, ठीक है। सो स्टेज 1 ऑफ द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, मुझे यहाँ फुल फॉर्म लिख देना चाहिए था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR यहाँ पास यूज कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें फ्यूल यूज किया जाता है नेचुरल यूरेनियम। यूरेनियम नेचुरल फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238 का मिक्सचर होता है। यूरेनियम 235 विच इज फिसाइल का मतलब होता है जो कि मतलब स्टार्ट कर सके रिएक्शन को, ठीक है। फिसाइल होता है इसमें यूरेनियम 235 नेचुरल यूरेनियम में विच इज ओनली 0.7%, और यूरेनियम 238 विच इज नॉन फिसाइल विच इज 99.3%। अब जो यूरेनियम 235 है फिसाइल है, वो रिएक्शन करेगा, पूरा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो यूरेनियम 238 है इट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लूटोनियम 239 विच इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में अपन ने फ्यूल यूज किया नेचुरल यूरेनियम विच कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम 235 विच विल प्रोड्यूस द एनर्जी एंड यूरेनियम 238 विच विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड गिव प्लूटोनियम 239 विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, स्टेज 2 इज द FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूल यूज किया जाता है विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट विच इज द प्लूटोनियम 239 अलॉन्ग विद द यूरेनियम 238 जो कि नेचुरल यूरेनियम में अबंडेंट अमाउंट में है। सो फ्यूल यूज्ड इज प्लूटोनियम 239 विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टेज 1 एंड यूरेनियम 238, इसे मॉक्स फ्यूल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, प्लूटोनियम 239 है, इट विल गिव द एनर्जी
एंड यूरेनियम 238 विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड अगेन फॉर्म द प्लूटोनियम 239। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है, ये तो इसका नॉर्मल प्रोसेस हो गया। इसमें साथ में जो स्टेज 2 होता है ना, द स्टेज 2 में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि थोरियम को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। थोरियम 232 इज इंट्रोड्यूस्ड विच विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड फॉर्म दैट यूरेनियम 233। ये आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है प्लूटोनियम 239 को विच विल गिव द एनर्जी, एंड यूरेनियम 238 जो पहले वाले प्रोसेस की तरह ही न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करके प्लूटोनियम 239 बनाएगा, जो कि फिर से यूज कर सकते हैं यहाँ। बट इसमें एक और चीज अपन करते हैं कि थोरियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो यहाँ न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो थोरियम भी ऑब्जॉर्व कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। अब यहाँ पास क्या होता है, थर्ड स्टेज आता है TBR विच इज थोरियम ब्रीडिंग रिएक्टर। इसमें फ्यूल की तरह यूज करते हैं यूरेनियम 233 जो इस स्टेज का बाय प्रोडक्ट था। यहाँ पास अपन ने थोरियम इंट्रोड्यूस करके ये बनाया था स्टेज 2 का बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पास अपन यूरेनियम 233 यूज करेंगे विच इज द फिजाइल स्टार्टर अलॉन्ग विद द थोरियम 232 जो कि फर्टाइल होता है बट फिजाइल नहीं होता। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, इट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, दिस थोरियम विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड विल बिकम फिजाइल, मतलब जो कि एनर्जी बना सके बट अपने आप नहीं बना पाएगा, पहले न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा उसके बाद फिजाइल में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट टू फिजाइल बाय अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन। सो स्टेज 3 में अपन ने यूज किया बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टेज 2 विच इज द यूरेनियम 233 अलॉन्ग विद द थोरियम 232, और अपन को रिजल्ट क्या मिलेगा, ये अपना जो होगा ये अपना एनर्जी बनाएगा, साथ में थोरियम 232 एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन और फर्दर ये बना लेगा जिससे कि फिर से इसे यूज कर सकेंगे यहाँ। तो अल्टीमेटली इतना अपन ने नाटक किया क्यों, यहाँ तक अपन स्टेज 3 तक आ ही क्यों रहे थे। पहले वाले में अपन नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे थे, प्लूटोनियम 239 बनाया। दूसरे वाले में प्लूटोनियम 239 को यूज किया और अपन ने थोरियम इंट्रोड्यूस करके यूरेनियम 233 बनाया। तीसरे वाले में यूरेनियम 233 अलॉन्ग विद थोरियम यूज किया और इससे फर्दर थोरियम यूरेनियम 233 बनता रहा और यूज करते रहे। तो अपन ये यहाँ तक आ ही क्यों रहे हैं। Why these 3 stages? Because India has the world's largest reserve of thorium. अल्टीमेटली अपन तीसरे वाले में थोरियम ही यूज कर रहे हैं, दूसरे में थोरियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बना रहे हैं और थोरियम और इस वाले को यूज कर रहे हैं तीसरे स्टेज में। सो इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द थोरियम। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है मोनाजाइट सैंड में, स्पेशली इन द केरला। अपार्ट फ्रॉम केरला इट इज ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड एक्सेट्रा। तो अपने में नेचुरल यूरेनियम जो इंडिया में होता है ना वो प्रेजेंट ही ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है नेचुरल यूरेनियम। तो पहला स्टेज में तो अपन को बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है ज़्यादातर नेचुरल यूरेनियम, बट धीरे धीरे अपन स्टेज 3 की तरफ मूव कर रहे हैं जिससे कि जो थोरियम अवेलेबल है वो यूज़ कर पाएँ। अब FBR यहाँ मैंने लिखा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। स्टेज 2 को क्यों बोलते हैं फास्ट ब्रीडर, क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो मॉडरेटर। मैंने आपको बताया था पहले कि मॉडरेटर या रॉड का क्या काम होता है, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करना जिससे कि रिएक्शन कम हो पाए। अब मॉडरेटर नहीं होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है, यूरेनियम इनरिचमेंट आपसे कोई पूछे, इट विल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था नेचुरल यूरेनियम में 235 और 238 प्रेजेंट होते हैं, 235 ही फिजाइल होता है। तो अगर इसके अमाउंट को बढ़ाया जाए तो इसे बोलते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। अब आ जाता है एक थोरियम, TH इज थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मोल्टन सॉल्ट इज यूज्ड एज द कूलेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब ठंडा करने के लिए रिएक्टर को। अदर कूलेंट क्या होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, वाटर, हैवी वाटर, जो अपन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यहाँ पर देखा ना, हैवी वाटर यूज एज द कूलेंट। अब आ जाता है ये अपना लगभग कंप्लीट हो गया है न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ लेट अस मूव टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक है टॉपिक बैटरीज। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या होती है लिथियम आयन बैटरी, क्या होती है सोडियम आयन बैटरी, बैटरी होती क्या है, कैसे काम करती हैं, ये अपन देखते हैं। सो बैटरी में चार्जिंग के समय क्या होता है, एक होता है ये एनोड, एक होता है कैथोड। ये लिथियम आयन बैटरी में एनोड बना होता है जनरली ग्रेफाइट का, कैथोड बना होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड का, इसीलिए इसे लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। चार्जिंग के समय क्या होता है, ये होता है अपना निगेटिवली चार्ज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। चार्जिंग के समय अपन फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू मूव फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जनरली इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज नेगेटिव रिपल करेंगे, बट चार्जिंग के समय अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो यहाँ पर जो लिथियम प्रेजेंट था लिथियम मेटल ऑक्साइड में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो वो Li प्लस बन गया, लिथियम प्लस पॉजिटिवली चार्ज हो गया जो कि इजिली नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव होगा इनसाइड द बैटरी। ठीक है, ये प्रोसेस होती है नॉर्मली। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एनोड है विच इज नेगेटिवली चार्ज, ग्रेफाइट का बना है, कैथोड है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, लिथियम मेटल ऑक्साइड का बना है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपन नेगेटिव चार्ज की तरफ भेजते हैं बाय एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है जिससे कि वो जाते हैं, इस प्रोसेस को चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ से लिथियम मेटल ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो लिथियम पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज अपने ये नेगेटिव की तरफ मूव करता है, एनोड नेगेटिव है तो इसकी तरफ मूव करेगा। ये होता है चार्जिंग के समय। डिस्चार्जिंग के समय उल्टा होता है, डिस्चार्जिंग के समय ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और
जो अपना, जिससे कि ये बल्ब मैंने यहाँ बनाया है, ये बल्ब जलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया और लिथियम इधर मूव कर जाता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ये मूव करते हैं, मैंने लेबल कर दिया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बैटरीज के वर्क करने का। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आई टोल्ड यू, बिकॉज ये लोगों को समझ ही नहीं आता क्या होता है। अब लिथियम आयन बैटरी का काम क्या होता है, बिकॉज लिथियम आयन बैटरी बोलते क्यों है, बिकॉज लिथियम मेटल ऑक्साइड का बना होता है कैथोड जनरली। सो इसके बेनिफिट क्या है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, लॉन्गर साइकिल्स होते हैं बिटवीन द चार्जिंग, मतलब एक बार चार्ज कर लिया तो लंबा चलेगा, लाइटर वेट की होती है, लो टॉक्सिक हैवी मेटल प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक लेड एसिड बैटरी आती है जिसमें कि लेड विच इज़ ए टॉक्सिक हैवी मेटल, ये प्रेजेंट नहीं होता, लिथियम इज नॉट ए टॉक्सिक हैवी मेटल। इसके अलावा लो सेल्फ डिस्चार्ज, मतलब अपने आप डिस्चार्ज नहीं होती, नो मेमोरी इफेक्ट, मतलब आगे आप चार्ज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मतलब लंबा समय लगेगा आपको चार्ज करने में। एंड स्टेज में ये जो बैटरीज हैं कन्वर्ट हो जाती हैं इन द ब्लैक मास जो एंड स्टेज में लिथियम आयन बैटरी कन्वर्ट हो जाती है इन द ब्लैक मास, जो बना होता है लिथियम निकल CO इज द कोबाल्ट, एंड इट कैन बी रीयूज्ड। जो ब्लैक मास है इट कैन बी रीयूज्ड। अदर टाइप की बैटरीज हैं सोडियम आयन बैटरी, सेम होगा प्रोसेस, बस लिथियम की जगह सोडियम आयन आ जाएगा। एक और टाइप की बैटरी होती है सॉलिड स्टेट बैटरी, इसमें सेम होता है सेम, बट द सॉलिड कंडक्टिव मटेरियल देन द लिक्विड। यहाँ पास अपन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, यहाँ पास सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसका फायदा क्या होता है, फास्टर चार्जिंग होती है, नॉन कंबस्टिबल, मतलब फूटेंगी नहीं और मतलब आग नहीं लगेगी इनमें, एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा होगी। देन फ्लो बैटरीज, ये कॉन्सेप्ट आप हटा ही दीजिए, इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझा भी दूंगा तो ऊपर वाला ही आपको कठिन लगा होगा, ये आपका काम का नहीं रहेगा। बस एक चीज़ याद रखिए, फ्लो बैटरीज में मतलब प्रोसेस सेम ही होती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अंदर से आयन मूव करेंगे। सो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी इज टाइप ऑफ फ्लो बैटरी। रिडॉक्स मतलब यहाँ पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है, पासेज ऑफ आयन बैक एंड फोर्थ, मतलब जैसा कि ऊपर हो रहा था वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। आप इसे चाहें तो रट सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर टॉपिक इज द जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। बैटरी खत्म हो गई है, अब आ जाता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। सो जियो से आ जाता है मतलब अर्थ वगैरह, स्पेशल मतलब अर्थ का अपन को वो देखना, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेशल या जोग्राफिक डाटा अपन को देखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जी आपको ये नाम से ही समझ आ जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। GIS इज द जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जोग्राफी यानी अर्थ की जो भी टोपोग्राफी जोग्राफी है उसकी इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ द जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। GPS द जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब कि सैटेलाइट टू डिटरमाइन द लोकेशन, जो GPS आप यूज करते हैं ना मोबाइल में। देन RS द रिमोट सेंसिंग, जिसमें कि अर्थ सरफेस को देखा जाता है बाय द सेंसर इन द सैटेलाइट, ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट। ये यूज क्या करते हैं रिमोट सेंसिंग में, अपन यूज करते हैं लिडार या रेडार। लिडार आपको पता हो, आई होप, लाइट डिटेक्शन एंड रिंगिंग। रडार इज द रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। इसमें अपन लाइट वेव या रेडियो वेव भेजते हैं, सपोज आपने सैटेलाइट के थ्रू भेजी, टकरा के वापस आती हैं अपने सेंसर में, और यहाँ से अपन रियलाइज करते हैं कि यहाँ पास टोपोग्राफी कैसी थी। इसके बाद आ जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी मैप्स वगैरह। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। जियो स्पेशल वो सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो कि जोग्राफिकल डाटा यानी अर्थ के टोपोग्राफी वगैरह को, अपनी जोग्राफी को एनालिसिस में काम आए, जैसे कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी और मैप्स। ये सबका यूज़ कहाँ होता है, ये याद मत करिए बिल्कुल भी, बिकॉज डायरेक्टली नहीं आएगा, बट आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे यूज़ कहाँ होगा, कुछ भी आपको चीज़ देखनी है हर जगह यूज़ हो जाएगा, अर्बन प्लानिंग में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हर जगह यूज़ हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी क्या, अब आई होप अब आप ये पहले पढ़ते होंगे तो समझ नहीं आता होगा कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी क्या है। अब समझ आ जाएगा कि जियो स्पेशल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जियो स्पेशल में आ जाती हैं। सो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी इट इज़ गिवन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें क्या बात की गई है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डाटा शेयरिंग इंटरफेस, यानी कि एक जो अपन जोग्राफिकल डाटा अपन ने देखा ना, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, ये सारा डाटा है, इसको एक कंबाइंड जगह में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डाटा शेयरिंग इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। अगला टॉपिक आ जाता है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। इट इज बाय द क्वाड, आई होप क्वाड इज द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इट इज बिटवीन इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा, और इसी का इनिशिएटिव है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, इसने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बताया है, ऐसे मिनरल जिनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई रिस्क है। और क्रिटिकल मिनरल को इंडिया में लाने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए हैं, जैसे कि एक काबिल बनाया है। काबिल इज द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है, PSU है, जो कि फॉरेन में क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग करती है। एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद द USA, आपको याद रखना है। देन दूसरा टॉपिक आ जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 17 टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं है कि अर्थ में रेयर मिलते हैं, सो इट इज़ अ मिसनोमर। ये जो होते हैं अबंडेंट मिलते हैं अर्थ में, बट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, मतलब मिलते तो बहुत हैं बट निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फाउंड इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। आप किसी भी मिनरल को कब निकाल पाएंगे, जब एक जगह बहुत सारा मिलता हो।
तो यहाँ से आप माइनिंग करेंगे और निकाल लेंगे। बट सपोज कोई मिनरल है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, तो आप यहाँ माइनिंग करेंगे और निकालेंगे तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पास आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इसलिए माइनिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। सो इट इज़ अबंडेंट बट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एट नॉट कंसंट्रेटेड। ये यूज़ कहाँ होते हैं? रेयर अर्थ, एक सेकंड, ये रेयर अर्थ अपने एलिमेंट्स यूज़ कहाँ होते हैं? इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन डिफेंस। चाइना कंटेन द 50% ऑफ द रिजर्व ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन। इंडिया में यहाँ कहाँ मिलते हैं? मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलती है? वी हैव सीन इन द केस ऑफ थोरियम। कहाँ कहाँ मिलती है? केरला, आंध्र प्रदेश, अपना तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। जो भी नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी मटेरियल जो इस साइज़ का है उसको बोलेंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी में आ जाता है। जैसे कि 1 to 100 नैनोमीटर का मटेरियल, ये यूज़ कहाँ होता है? हर जगह यूज़ हो जाती है नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ भी ऐसा ही मार दीजिए। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब आई यूज इन द हेल्थ, एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में यूज़ होती है, सोलर सेल्स में यूज़ होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होती है, कॉस्मेटिक में होती है, क्वांटम डॉट्स में यूज़ होती है। क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड इन द एडवांस डिस्प्ले, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नैनोजाइम्स होते हैं, यानी कि नैनो एंजाइम्स प्रिवेंट द हाई ब्लड क्लॉटिंग इन द पल्मनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इट इज़ अ डिसीज, मतलब डिसीज़ होता है एक पल्मनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसमें जो पल्मनरी वेसल्स होती है यहाँ पास एक थ्रोम्बस बन जाता है, मतलब एक क्लॉट बन जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। सो इस ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए नैनोजाइम यूज़ किए जा सकते हैं। देन नैनो लिक्विड यूरिया, ये यूरिया के मतलब इफिशियंसी को बढ़ा देती है फर्टिलाइजर को। नैनो सल्फर विच इज़ यूज एज द एंटीबैक्टीरियल। देन MOF इज द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है? मेटल विल एक्ट एज अ जॉइंट एंड द ऑर्गेनिक विल एक्ट एज अ लिंक ऑफ द ब्रिज। यानी कि मेटल, ये सपोज ये मेटल है, इट विल एक्ट एज अ जॉइंट एंड दिस ऑर्गेनिक विल एक्ट एज अ लिंक। ये जो मेटल है जॉइंट की तरह वर्क करेंगे, ऑर्गेनिक पार्ट वो लिंक की तरह वर्क करेगा। जैसे कि मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर, दिस ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल कोल। इससे होगा क्या? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एंड दिस विल यूज टू ट्रैप मटेरियल। यूज़ क्या होता है इसका? टू ट्रैप मटेरियल। तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? ये मैंने खुद से भी लिखा है कुछ चीज़ें, जैसे कि इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ड्राई एयर इन द डेजर्ट। इट कैन बी यूज टू स्टोर इथाइलिन गैस। इट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द पॉल्यूटेंट। ट्रैप करने में यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पास सपोज पॉल्यूटेंट नॉर्मल एयर में प्रेजेंट है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इसको ट्रैप कर लेगा पॉल्यूटेंट को। देन REE इज द पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है छोड़िए आप, मतलब ट्रैप मटेरियल में यूज़ होगा। सो अब अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें बैटरी का बस यूज़ किया जाता है, इट इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। दैन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें बैटरी के साथ ICE विच इज़ द इंटरनल विच इज़ द कंबस्टिबल इंजन का भी यूज़ किया जाता है। देन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। देन स्कीम्स इसके लिए आपको पता ही होगी, PME ड्राइव है, जैसे कि ये आप याद रख सकते हैं। Evolution S प्रोग्राम, एवोल्यूशन S प्रोग्राम, इट इज़ फॉर द प्रमोटिंग स्टार्टअप ऑफ EVs। देन V2G मतलब व्हीकल टू ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी प्रेजेंट होती है, यहाँ से पावर आप ग्रिड में भेज देंगे, जो पावर ग्रिड पावर लाइन्स होती हैं वहाँ, तो उसे बोलते हैं V2 ग्रिड टेक्नोलॉजी। देन हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। इसका क्या मतलब है? इसमें एक टनल्स बनाई जाएंगी, टनल से एयर बहुत सारी निकाल दी जाएगी, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा अपन मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिससे कि जो पॉट्स हैं ज़मीन में नहीं चलेंगे, दे विल फ्लोट इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर चलेंगे, दे विल फ्लोट इन द ग्राउंड। इससे क्या होगा? ग्राउंड रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो गया, ग्राउंड रेजिस्टेंस भी कम हो गया, तो ये जो पॉट्स चलेंगे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसे बोलते हैं हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम। देन डीप ओशन मिशन, नाम से पता चल रहा है डीप ओशन के लिए जो मिशन होगा, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ESN मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, टू टैप द ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी मतलब ओशन से आप अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसे ब्लू इकॉनमी बोलते हैं। जैसे कि इट इज़ यूज इन द डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग क्या करते हैं? डीप सी में क्या माइन करेंगे? PMN इज द पॉलीमेटालिक नोड्यूल। आपको ये शायद पता हो कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है विच विल गिव द ऑथराइजेशन टू द कंट्रीज टू माइन दिस मिनरल्स इन द ओपन सीज। तो इंडिया को सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन CIOB में ये परमिशन मिली है टू माइन द पॉलीमेटालिक नोड्यूल, ठीक है। बट ये तो बात की चीज़ है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, बट ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि डीप ओशन मिशन में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। एक तो डीप सी माइनिंग करेंगे फॉर एग्जांपल टू एक्सट्रैक्ट द पॉलीमेटालिक नोड्यूल। ओशन क्लाइमेट देखेंगे। समुद्रयान मिशन बनाए जाएंगे। समुद्रयान नाम से पता चल रहा है समुद्र में एक यान भेजेंगे। क्या भेजेंगे? उसका नाम क्या है? मत्स्य 2600 मीटर। देन बायोडाइवर्सिटी, ओशन बायोडाइवर्सिटी स्टडी करेंगे, ओशन सर्वे करेंगे, ओशन से फ्रेश वाटर कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये सब देखेंगे। देन अनदर टॉपिक इज ANRF विच इज़ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये बस आपको याद रखना है कि स्टेचुरी बॉडी है,
मतलब ये इट इज़ फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट। देन सोडार, सोडार क्या होता है, मैंने इसलिए लिखा है कि इसका मतलब ये डायरेक्टली आपको कहीं दिख जाए पेपर में तो आप कंफ्यूज ना हो। रेडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रिंगिंग, सो सोडार इज साउंड डिटेक्शन एंड रिंगिंग, मतलब साउंड वेव भेजी, टकरा के आई और उससे आप इसका कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसे बोलेंगे सोडार। देन हंसा 3, इट इज़ ए फ्यूल efficient engine. Then Kavach, it is a train protection system. Then Singh Kashan technology, this is Japan high speed bullet train. ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जो फ्लाइट के डाटा को स्टोर करके रखता है, जब फ्लाइट में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो फ्लाइट गिर जैसे जाती हैं, जैसे कि अहमदाबाद में गिरी थी इसलिए न्यूज़ में था ब्लैक बॉक्स। ये क्या होता है, फ्लाइट के डाटा को रिकॉर्ड करता है प्लस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन दोनों, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्लैक बॉक्स। देन अल्टर मैग्नेट्स, these are the magnets that have property of both ferromagnets and the anti-ferromagnets. Ferromagnets मतलब magnetic movement are on the same direction, so strong magnetism आता है। एंटी फेरोमैग्नेट्स मतलब मैग्नेटिक स्पिन्स आर अल्टरनेट डायरेक्शन, सो नो मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की प्रॉपर्टी मिला के बनती है अल्टर मैग्नेट। देन टॉपिक आ जाते हैं डीसैलिनेशन टेक्निक, एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम, ये सब आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है। बायोस्टिमुलेंट जो कि नॉर्मल स्टिमुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि यूमिक एसिड वगैरह। एग्री एनिक्स प्रोग्राम, इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ मीटी, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इन एग्रीकल्चर एनवायरमेंट। मीटर कन्वेंशन, इंटरनेशनल यूनिफिकेशन ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, ये सब रखने वाली चीज़ें हैं। ये एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम ये सब है। डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी मतलब सलाइन, मतलब सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर निकालना, जैसे कि ये थर्मल और मेम्ब्रेन दो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं अपन। थर्मल मतलब किसी चीज़ को उबालेंगे और उससे जो भाप निकलेगी वो तो प्योर ही होगी, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो उसे बोलेंगे थर्मल टेक्निक। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके फ्रेश वाटर निकालना। तो ये इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।